सीरीज की शुरुआत एक छोटी लड़की मात्सुरी से होती है। क्योंकि उसकी माँ उसे अक्सर अकेला घर पर छोड़ देती थी, इसलिए वो अक्सर अकेलापन महसूस करती है। इसीलिए वो हमेशा चाहती थी कि उसका एक बड़ा भाई होता। एक दिन हम उसे टीवी चालू करते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक म्यूजिक बैंड को देखती है। उस बैंड का नाम है ट्रेजेटो। 3 साल बाद मात्सुरी बड़ी हो जाती है और अभी भी उसी बैंड की बड़ी फैन है, जिसमें 3 भाई हैं। पहले हैं हारुका, दूसरे हैं अजुसा और तीसरे हैं मासाटो। फिर एक दिन स्कूल में उसकी माँ उसे फोन करके बताती है कि वो दोबारा शादी कर रही है और मात्सुरी का सपना आखिरकार पूरा होगा। अब उसके सौतेले भाई होंगे, क्योंकि उसके नए सौतेले पिता के बेटे हैं। उसकी माँ उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है ताकि वो उनका स्वागत कर सके। मात्सुरी बहुत खुश थी और घर की ओर दौड़ती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है कि उसके नए सौतेले भाई कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेटो बैंड के सदस्य हैं। 1 महीना बीत जाता है और हम देखते हैं कि मात्सुरी उनके घर में रहने आ गई है और अब तीनों भाइयों के साथ रह रही है। वो उनके स्कूल में भी ट्रांसफर हो जाती है और ये उसका पहला दिन है। जब वो सुबह नीचे आती है तो उन्हें आपस में लड़ते हुए पाती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। उसने हमेशा सोचा था कि वे एक दूसरे के करीब हैं और प्यार करते हैं, लेकिन जब से वो आई है वो बस उन्हें आपस में झगड़ते और बिल्कुल नहीं मिलते देख रही है। उनके मैनेजर उसे चेतावनी देते हैं कि वो सावधान रहे और किसी को ये पता न चलने दे कि वो उनकी बहन है। वो मान जाती है। स्कूल के बाद जब वो घर वापस आती है तो उन्हें अभी भी लड़ते हुए पाती है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। मैगजीन पलटते हुए वो ऐसे आर्टिकल्स देखती है जो दावा करते हैं कि भाई आपस करीब और प्यार करने वाले हैं। ये उसे दुखी करता है क्योंकि वो जानती है कि ये सब झूठ है। वो उन्हें करीब लाने की कोशिश करने का फैसला करती है और घर पर चारों के लिए एक पार्टी प्लान करती है। वो मैगजीन में उनकी पसंदीदा चीजों के बारे में रिसर्च करने में समय बिताती है और सब कुछ खुद तैयार करती है। उस रात जब वो सब कुछ तैयार कर रही थी, हारुका और मासाटो केक को लेकर झगड़ने लगते हैं। मात्सुरी उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे भी क्रीम पसंद है, लेकिन वे लड़ते रहते हैं। अजुसा बीच में आता है, मात्सुरी के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने इस पार्टी की तैयारी में बहुत मेहनत की है। वो निराश और परेशान हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसकी प्लान की हुई पार्टी बर्बाद कर दी। गुस्से में वो उन पर अपने द्वारा बनाए गए पेस्ट्री में से एक फेंक देती है। वो अजुसा को लग जाती है। वे तीनों उसके इस व्यवहार से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर बहुत शांत रहती है। जब वे उसे देखते हैं तो वो बेहोश हो गई। भाई घबरा जाते हैं और उसके पास दौड़ते हैं, उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो होश में आती है और वे सभी हुई घटना के लिए माफी मांगते हैं। वो भी अजुसा से माफी मांगती है कि उसे मारा। फिर वे सभी एक ही कमरे में साथ सोने का फैसला करते हैं। बाद में हम उन्हें आगामी कॉन्सर्ट के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए, जबकि मात्सुरी उनके साथ खड़ी होकर उनका सपोर्ट कर रही थी। कुछ दिनों बाद आखिरकार कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। मात्सुरी उनके लिए खाना लाती है और उनका ड्रेसिंग रूम ढूंढती है। रास्ते में वो गलती से एक युवक से टकरा जाती है। वो उससे माफी मांगती है और चली जाती है, लेकिन उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। युवक उसे उठाता है और हम देखते हैं कि वो उसे पहचानता है। मात्सुरी आखिरकार कमरा ढूंढ लेती है और शो से पहले भाइयों को कुछ खाना और स्नैक्स देती है। वो ये भी नोटिस करती है कि अजुसा वहाँ नहीं है। वे उसे बताते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले अकेले समय बिताना पसंद करता है। तो मात्सुरी उसे ढूंढने निकलती है, उसका पसंदीदा खाना लेकर। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो उसे खाने की पेशकश करती है, लेकिन महसूस करती है कि वो खुश नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या वो नर्वस है या खाने का मन नहीं कर रहा। वो उसे जवाब देता है, ना कहता है। तो वो उसे चिंता न करने के लिए कहती है कि वो उस पर विश्वास करती है और जानती है कि वो हमेशा की तरह बहुत सफल होगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो सभी को इसी तरह प्रोत्साहित करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो वास्तव में क्या कहना चाहता है। वो करीब आता है और पूछता है कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है, छोटी बहन की तरह नहीं बल्कि वास्तविक रोमांटिक भावनाओं के साथ, तो वो क्या करेगी। वो घबरा जाती है और नर्वस हो जाती है। उसे जवाब नहीं सूझता, इसलिए वो बस उसे शुभकामनाएं देती है और तेजी से चली जाती है। बाद में कॉन्सर्ट शुरू होता है।
वेन्यू भरा हुआ है और तीनों भाई परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आते हैं। दर्शक जोर जोर से उनके नाम पुकारते हुए चीयर करते हैं। मात्सुरी वहां खड़ी होकर उनके लिए खुशी से मुस्कुराती है, लेकिन अजुसा के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। वो खुद से कहती है कि जब उसने ये बातें कही थी तो उसे लगा था कि उसका दिल रुक सा गया है। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और तीनों भाई गाना जारी नहीं रख पाते, जम जाते हैं। मात्सुरी को उनकी इस कॉन्सर्ट की तैयारी में लगी सारी मेहनत याद आती है और वो नहीं चाहती कि ये बर्बाद हो। इसलिए वो अपना फोन निकालकर फ्लैशलाइट चालू करती है और जोर से कहती है कि वे जारी रखें। दर्शक भी उसे फॉलो करते हुए अपनी अपनी फ्लैशलाइट्स चालू कर देते हैं। सीन जादुई हो जाता है और तीनों भाई इस प्यार और समर्थन से भावुक हो जाते हैं। लाइट्स वापस आ जाती हैं और वे अपना परफॉर्मेंस जारी रखते हैं। उस रात अजुसा उसके लिए धन्यवाद देता है। फिर वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मात्सुरी स्तब्ध रह जाती है, बिना बोले। अगले दिन स्कूल के बाद वो अकेली खड़ी होकर उसके कन्फेशन के बारे में सोचती है। अचानक हारुका आ जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। वो पूछती है कि उसे पता कैसे चला कि वो कहाँ होगी, और वो कहता है कि वो हमेशा जीपीएस का यूज करके उसे ढूंढ लेता है। वो ये जानकर खुश थी कि वो उसकी चिंता करता है। तभी कॉन्सर्ट से एक दिन पहले जिस युवक से वो टकराई थी वो गुजरता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम सुबारू है, तीनों भाइयों का दोस्त। वो हारुका को ग्रीट करता है, लेकिन मात्सुरी को नोटिस करता है और उसके पास आकर उसे याद दिलाता है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसे वो एक बड़े भाई की तरह मानती थी। वो उसे याद करती है और उसे देखकर बहुत खुश थी। सुबारू उसे गले लगाता है और खुशी में उठा लेता है। हारुका उसे बताता है कि मात्सुरी अब उनकी छोटी बहन है, क्योंकि उसकी माँ ने उनके पिता से शादी की है। सुबारू फिर उससे अकेले में बात करने की अनुमति मांगता है। वे बैठकर पुरानी यादों को याद करते हुए बातें करते हैं। सुबारू उसे बताता है कि वो ट्रेजेटो के समान एजेंसी के तहत एक आइडल के रूप में डेब्यू करने वाला है। मात्सुरी उसकी सफलता की कामना करती है। बाद में जब बाकी ग्रुप आ जाता है तो वो उनके साथ जुड़ जाती है। सुबारू को याद आता है कि कैसे उसने बचपन में उससे कहा था कि वो उसकी रक्षा करने के लिए एक राजकुमार बनना चाहता है। हमें पता चलता है कि उसने उसी की वजह से आइडल बनने का फैसला किया था। तभी वो अजुसा को मात्सुरी का हाथ पकड़े हुए देखता है और समझ जाता है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स हैं। सुबारू तुरंत दौड़ कर आता है, उसके गाल पर किस करता है और अजुसा से कहता है कि वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। मात्सुरी बहुत शर्मिंदा हो जाती है और दोनों को छोड़कर भाग जाती है। अजुसा सुबारू को चुनौती भरी नजरों से देखता है, चुपचाप ये घोषणा करते हुए कि मात्सुरी उसकी है और वो उसे जाने नहीं देगा। अगले दिन स्कूल के बाद सुबारू मात्सुरी का इंतजार करता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उसका आईडी कार्ड लौटाता है जो कॉन्सर्ट की रात गिर गया था। वो उसे घर छोड़ने पर जोर देता है और कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो उसका परफेक्ट प्रिंस बनना चाहता है। वो उसे फिर से गले लगाता है, जबकि मात्सुरी वहाँ नर्वस खड़ी रहती है, उसे ये बताने में असमर्थ कि वो वास्तव में अजुसा से प्यार करती है। अगले दिन मात्सुरी अजुसा के साथ अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाती है। वो उसे एक ऐतिहासिक पैलेस ले जाता है और वे साथ में वहाँ घूमते हैं। बाद में वे पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। एक स्टाफ मेंबर अजुसा के पास आता है और पूछता है कि क्या वो पैलेस में होने वाले एक परफॉर्मेंस में प्रिंस की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल एक्टर बीमार है। अजुसा मान जाता है, लेकिन तभी जब मात्सुरी उसके साथ प्रिंसेस की भूमिका निभाएगी। वे साथ में परफॉर्म करते हैं और दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कहते हैं कि वे वास्तव में एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दिखते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान मात्सुरी आखिरकार उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अगली सुबह वो जो कुछ किया है उसे सोचकर हैरान होकर उठती है। शर्मिंदा होकर वो स्कूल के लिए तैयार होती है। जब वो अजुसा को देखती है तो जल्दी से ग्रीट करती है और चली जाती है। स्कूल में भी वो उसे देखने से बचने की कोशिश करती है। अजुसा उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करता है और उससे इस बारे में बात करता है। वो अपनी भावनाओं के बारे में खुलती है और वो उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि उन्हें अपने रिश्ते को जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है। वो उसे गले लगाती है, ये जानकर राहत महसूस करती है कि वो उसे समझता है। वो अपने भाइयों के साथ चला जाता है और वो खिड़की से अलविदा कहती है। जब वो जाने ही वाली थी
तो एक सहपाठी उसे रोकता है और उसे अजुसा के साथ उसकी एक तस्वीर दिखाता है। वो धमकी देता है कि वो इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और दावा करेगा कि वे डेटिंग कर रही हैं। मात्सुरी इनकार करती है, कहती है कि वे सिर्फ भाई बहन हैं। फिर वो उसे अपने बैंड की फोटो दिखाता है, ये बताते हुए कि वो सुबारू के ग्रुप का मेंबर है। उसका नाम याओ है और वो उसे बताता है कि सुबारू उसे पसंद करता है। वो समझ नहीं पाता कि उसमें ऐसा क्या खास है, इसलिए वो उससे मांग करता है कि वो उसके साथ डेटिंग का नाटक करे। वो खुद देखना चाहता है कि आखिर क्या चीज है जिसने अजुसा और सुबारू दोनों को उस पर मोहित कर दिया। अनिच्छा से मात्सुरी मान जाती है, डर के मारे कि कहीं वो फोटो पोस्ट ना कर दे। स्टूडेंट्स उन्हें साथ देखकर हैरान थे और याओ आराम से सभी को बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मात्सुरी शर्मिंदा होकर छत पर भाग जाती है। याओ उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या वो और अजुसा वास्तव में साथ हैं। वो इनकार करती है। वो स्वीकार करता है कि उसने सोचा था कि उसके साथ नाटक करना मजेदार होगा और उसे चीजों को समझने में मदद करेगा, लेकिन उसके साथ समय बिताने और उसकी दयालुता और सच्चाई को देखने के बाद वो फोटोज डिलीट करने और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि उनकी एजेंसी अपने पहले म्यूजिक वीडियो के लिए एक लड़की की तलाश कर रही है और अगर वो इच्छुक है तो उसे रिकमेंड करने की पेशकश करेगा। मात्सुरी इसे एक बड़ा अवसर देखती है, एक ऐसा जो शायद उसे अजुसा के योग्य महसूस करने में मदद करे। जब वो अजुसा से उसकी राय पूछने जाती है तो वो तुरंत मान जाता है जब देखता है कि वो भाग लेना चाहती है। वो उसे गले लगाकर कहता है कि उसने कभी भी उसे एक साधारण लड़की की तरह नहीं देखा और जब तक वो ये करना चाहती है वो कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। फिर उसके भाई आ जाते हैं, सब कुछ सुन चुके होते हैं और वे भी उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे ये अवसर लेने और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अगले दिन वो म्यूजिक वीडियो शूट करने जाती है जहां वो प्रिंसेस मीरा की भूमिका निभाएगी। हमें ये भी पता चलता है कि बैंड का नाम प्रिज्म है, जिसमें 4 लड़के हैं, सुबारू, यामातो, माकी और केई, जो सभी उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते राजकुमारों की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिनों बाद टार्जेटो ग्रुप का मैनेजर मात्सुरी को उनके साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है। जब वो प्रिज्म बैंड से बात करता है वो उन्हें बताता है कि उनका पहला म्यूजिक वीडियो बहुत सफल रहा है और सभी उन्हें प्यार कर रहे हैं। मात्सुरी उनके लिए ड्रिंक्स लाने के लिए उठती है, जबकि मैनेजर समझाता रहता है कि उन्हें कल के म्यूजिक प्रोग्राम में ज्यादा दिखना होगा। अगले दिन प्रिज्म म्यूजिक शो में पहले परफॉर्म करता है, उसके बाद अजुसा और उसके भाई। मात्सुरी उनका सपोर्ट करने के लिए उनके पास खड़ी थी। 2 दिन बाद टार्जेटो का ट्रेनिंग का पहला दिन था। मात्सुरी उनके लिए खाना लाती है, लेकिन मैनेजर उसे अंदर जाने से रोकता है और बताता है कि लड़के इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से कुछ समय के लिए घर नहीं जा सकते। वो समझ जाती है और चली जाती है, लेकिन सुबारू से टकरा जाती है जो बहुत थका हुआ दिखता है। वो उसे आराम करने के लिए घर ले जाती है और उसकी देखभाल करती है जब तक वो बेहतर नहीं हो जाता। जब टार्जेटो ग्रुप ट्रेनिंग से वापस आता है तो सुबारू पहले ही जा चुका था। हारुका उसे बताता है कि वे सभी हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जा रही हैं। वो पूछती है कि क्या वो भी जा रही है और वो कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि वे सभी एक परिवार हैं। मात्सुरी बहुत खुश हो जाती है और पैक करने चली जाती है, जबकि अजुसा पीछे रुककर उसे गले लगाता है, कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता था। ट्रिप के दौरान मात्सुरी खुद को अकेला पाती है क्योंकि बाकी सभी व्यस्त हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी प्रिज्म से माकी आता है। हमें पता चलता है कि उनका ग्रुप भी इस ट्रिप पर है और वो सुझाव देता है कि वो अकेले रहने के बजाय हॉट स्प्रिंग्स ट्राई करे। वो मान जाती है और अंदर चली जाती है, ये नहीं जानती कि अब पुरुषों का समय है। वो अंदर अजुसा को देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे बताता है कि अभी पुरुषों का सेशन चल रहा है। वो माफी मांगती है और जाने ही वाली थी, लेकिन किसी के आने की आवाज सुनती है। अजुसा उसे जल्दी छुपने को कहता है। पता चला कि ये सुवारो है, जो अजुसा से उसके बारे में बात करने लगता है और मात्सुरी ये सुनकर दुखी हो जाती है कि सुवारो को भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। सुवारो के जाने के बाद अजुसा उसे बाहर निकालता है और वे साथ बैठते हैं। वो उसे बताती है कि वो एक हैंडसम आइडल है और उसकी आवाज सुनकर उसे हमेशा खुशी होती है, लेकिन वो चाहती है कि वो उसके साथ सिर्फ अपने असली रूप में समय बिताए, न कि आइडल की तरह। वो उसे गले लगा लेती है। हॉट स्प्रिंग ट्रिप खत्म होने के बाद सभी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। फिर हम मात्सुरी को स्कूल टीम के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं।
वो आगामी टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती है, जहां सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को एक विशेष इनाम मिलेगा। टेरजेटो ग्रुप परफॉर्म करेगा और उनके लिए पूरा दिन गाना गाएगा। लेकिन क्योंकि उसे खेलना नहीं आता, दूसरे खिलाड़ी उसे परेशान करते हैं और एक लड़की तो उस पर बॉल फेंकने की कोशिश भी करती है। यामातो आकर उसकी रक्षा करता है, कहता है कि वो खुद उसे ट्रेनिंग देगा। मात्सुरी उसे धन्यवाद देती है, लेकिन कहती है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती क्योंकि लोग गलत समझेंगे। यामातो समझ जाता है कि वो अजुसा की वजह से ऐसा कर रही है और उसे सलाह देता है कि वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने पर फोकस करे। वो अकेले ट्रेनिंग करने का फैसला करती है और यामातो को उसके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देती है। बाद में वो अजुसा को बताती है कि वो ट्रेनिंग की वजह से देर से घर आएगी। अजुसा थोड़ा परेशान दिखता है और पूछता है कि क्या यामातो उसे ट्रेनिंग दे रहा है जैसा उसने सुना। वो उसे बताती है कि उसे यामातो के साथ ट्रेनिंग करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो अकेले करेगी। अजुसा राहत महसूस करता है और उसका समर्थन करता है। वो उसे अपना ब्रेसलेट भी देता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाती है। फिर हम मात्सुरी को चारों के लिए खाना बनाने का शेड्यूल बनाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग में व्यस्त रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और चैंपियनशिप सिर्फ एक दिन दूर है। कोर्ट पर ट्रेनिंग करते समय उसकी टीममेट्स उससे बास्केटबॉल स्टोरेज में रखने को कहती हैं। वो मान जाती है। जब मात्सुरी बॉल्स वापस रखने जाती है तो दूसरी लड़कियां उसे स्टोरेज रूम में बंद कर देती हैं। वो ईर्ष्या की वजह से ऐसा करती हैं, क्योंकि यामातो उस पर विशेष ध्यान दे रहा है। वो उसे बताती हैं कि वो दरवाजा तभी खोलेंगी जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। मात्सुरी दरवाजा खटखटाती रहती है, बाहर निकलने के लिए बेताब। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि ये यामातो है, जो पास में ही सो रहा था। वो उसके पास दौड़ती है और पूछती है कि क्या उसके पास फोन है। वो निकालता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका फोन डेड हो चुका है। मात्सुरी अपना आपा खोने लगती है, डरी हुई कि वो इतनी मेहनत के बाद भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएगी। वो फिर से दरवाजा पीटती है, जबकि यामातो उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच टेरजेटो का मैनेजर ग्रुप को बताता है कि प्रिज्म ने पहला स्थान जीता है और टेरजेटो दूसरे स्थान पर रहा। तीनों लड़के हैरान रह जाते हैं। वे 3 साल से पहले स्थान पर बने हुए थे। मैनेजर कहता है कि ये टेरजेटो का अंत हो सकता है और कंपनी उनकी जगह प्रिज्म को ले सकती है। अजुसा गुस्सा हो जाता है और जोर देकर कहता है कि टेरजेटो कभी खत्म नहीं होगा। स्टोरेज रूम में वापस बारिश और गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। यामातो, जिसे बचपन से ही गड़गड़ाहट से डर लगता है, गलती से मात्सुरी को गले लगा लेता है। वो माफी मांगता है और अपने डर के बारे में समझाता है। बाद में प्रिज्म और टेरजेटो को पता चलता है कि यामातो और मात्सुरी गायब हैं। यामातो अजीब महसूस करते हुए खुद को मात्सुरी से दूर रखने के लिए एक बैरियर बना लेता है। लेकिन जब उसे फिर से डर लगता है तो मात्सुरी उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि वो तब तक उसके साथ रहेगी जब तक गड़गड़ाहट बंद नहीं हो जाती। यामातो उसे बताता है कि उसने बैरियर इसलिए बनाया क्योंकि उसे लगा कि वो उसे पसंद नहीं करती और सुबह तक उसके साथ रहने में अनकंफर्टेबल होगी। वो हंसती है और कहती है कि वो बेवकूफ और पूरी तरह गलत है। अचानक वो छींक देती है, इसलिए वो अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। तभी उन्हें बाहर आवाजें सुनाई देती हैं। मात्सुरी चिल्लाती है और दूसरे उसे सुन लेते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट था। मात्सुरी पहला राउंड जीत जाती है। यामातो उससे बात करने आता है और वे दोनों अजुसा को देखते हैं, जो स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहा था। अजुसा यामातो से कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे। वे कोर्ट के बाहर बात करने जाते हैं और हमें पता चलता है कि यामातो को भी मात्सुरी से प्यार है। अजुसा इसे भाप ले। यामातो जवाब देता है कि जैसे टेरजेटो की लोकप्रियता घट रही है, वो मात्सुरी को भी खो सकता है। वो कहता है कि समय ही बताएगा कि वो किसके साथ रहती है और चला जाता है। मैच का दूसरा राउंड शुरू हुआ। मात्सुरी पूरी कोशिश करती है और उसकी टीम जीत जाती है। उसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिलता है। टीचर सबके सामने उसका नाम घोषित करता है, ये बताते हुए कि वो टॉप प्लेयर है और इनाम की विजेता है। लेकिन जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वो नहीं दिखती। तभी अजुसा और उसके भाई अंदर आते हैं और हमें पता चलता है कि मात्सुरी ने अपना इनाम सभी के साथ शेयर करने का फैसला किया। उसने बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष परफॉर्मेंस की मांग की। लड़के परफॉर्म करते हैं और सभी खुशी से बैंड का नाम चिल्लाते हैं।
परफॉर्मेंस के बाद वे बाहर आकर मात्सुरी से मिलते हैं, जो उनके शो की तारीफ करती है और धन्यवाद देती है। लेकिन जब वो अजुसा से बात करने जाती है तो वो अचानक कहता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता है और अभी के लिए सिर्फ भाई बहन बनकर रहना चाहता है। फिर वो चला जाता है, उसे सदमे में छोड़कर। बाद में हमें पता चलता है कि अजुसा ने ऐसा इसलिए किया क्यों पर फोकस करना चाहता है। कंपनी सभी ग्रुप्स के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप प्लान कर रही है और सबसे प्यारे और लोकप्रिय ग्रुप के लिए एक बड़ा अवार्ड है। अजुसा दृढ़ है कि ट्रिजिटो इसे जीतेगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो अपना सब कुछ देगा। अगले दिन उनका मैनेजर मात्सुरी को लड़कों को जगाने को कहता है, क्योंकि वे आगामी प्राइज कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कैंप जा रहे हैं और वो भी उनके साथ जाएगी। थोड़ी देर बाद वे कैंप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो पता चला भी अवार्ड जीतेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजेता उनकी एजेंसी से ही होना चाहिए। उसके बाद टीम्स ट्रेनिंग शुरू करने के लिए अलग हो जाती हैं। ट्रिजिटो लंबे समय तक ट्रेनिंग करता है, ब्रेक जिससे उसके भाई हैरान रह जाते हैं। उस रात बर्फबारी शुरू हो जाती है, को बर्फ का आनंद लेते हुए पाता है। वे अपने बचपन की यादों के बारे में बात करते हैं और अचानक मात्सुरी ठंड से बेहोश हो जाती है। अजुसा उसे उसके कमरे में ले जाकर उसकी देखभाल करता है। अगले दिन वो बेहतर महसूस करती है। वो और अजुसा मेकअप कर लेते हैं और वो सभी के लिए खाना बनाती है। पूरा ग्रुप साथ में खाना खाता है और उसके खाने की तारीफ करता है, बार बार धन्यवाद देता है। अचानक उन्हें बाहर शोर सुनाई देता है। जब वे जाकर देखते हैं तो पत्रकारों की एक भीड़ इकट्ठी थी। सुबारू और मात्सुरी की एक फोटो पब्लिश हो चुकी है, जिसमें दावा किया गया है कि वे रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और वो प्रिज्म के अगले म्यूजिक वीडियो में स्टार करेगी। खबर से सदमे में सभी अंदर दौड़ते हैं। यामातो बीच में आकर समझाता है कि वही था जिसने मात्सुरी को वीडियो के लिए रिकमेंड किया था, न कि सुबारू। मात्सुरी इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि अफवाहें झूठी हैं। दुर्भाग्य से स्कैंडल की वजह से ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाती है। सुबारू को घर पर रहने और कुछ समय के लिए बाहर न जाने को कहा जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मात्सुरी सुबारू के बारे में ऑनलाइन कड़वी टिप्पणियां देखती है। वो उसके लिए बहुत परेशान थी। अजुसा उसकी चिंता करता है और उसे आराम करने को कहता है, क्योंकि चिंता करने से कुछ ठीक नहीं होगा, इससे सिर्फ वो थक जाएगी। वो उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देती है। बाद में मात्सुरी सुबारू से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो मैगजीन के पास जाकर सभी अफवाहों को खारिज करने वाला आर्टिकल पब्लिश करने को तैयार है, लेकिन सुबारू उसे रोकता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो इसमें फंसे और उसकी वजह से चोट खाए। मात्सुरी जोर देकर कहती है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसने सालों से उसकी बहुत मदद की है। वो उसका सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो हमेशा दयालु रहा और उसे कभी दुख नहीं दिया। सुबारू उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है, उसे चूमता है और कबूल करता है कि वो उसे प्यार करता है। फिर वो उसे प्रेस से दूर रहने को कहता है और वादा करता है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेगा। अगले दिन स्कूल में केई मात्सुरी के पास आता है और उसे घर जाकर कपड़े बदलने को कहता है, क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। मात्सुरी के खत्म करने के बाद वो और केई यामातो को ढूंढने एक नाइट स्पॉट पर जाते हैं, जो गायब है और प्रैक्टिस छोड़ चुका है। वे उसे वहां देर तक बैठा हुआ पाते हैं। जब वे ढूंढ रहे होते हैं तो दो लड़के मात्सुरी को परेशान करने लगते हैं, उसे उनके साथ पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। वो डर जाती है और नहीं जानती कि क्या करे, जब तक यामातो आकर उन्हें भगा नहीं देता और उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में केई यामातो से बात करता है और उसे प्रैक्टिस पर वापस आने को कहता है, लेकिन यामातो मना कर देता है, कहता है कि अब प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रहा। केई नाराज होकर चला जाता है। मात्सुरी भी यामातो से बात करने की कोशिश करती है, उसे वापस आने को कहती है। तभी यामातो कबूल करता है कि वो उसे प्यार करता है। मात्सुरी सदमे में आ जाती है और जवाब नहीं जानती। अचानक पहले वाले दो लड़के उन्हें फिल्माने लगते हैं, ये जानकर कि यामातो मशहूर है। वे उसे ब्लैकमेल करते हैं, उस पर और उसके ग्रुप पर नकली होने का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वे सिर्फ फेम और फैंस के लिए अच्छे इंसान बनने का नाटक करते हैं। वे धमकी देते हैं कि वे मात्सुरी पर ड्रिंक फेंक देंगे अगर वो इसे स्वीकार नहीं करता। मात्सुरी परेशान होकर खुद पर ड्रिंक फेंक देती है और यामातो और ग्रुप का बचाव करती है। वो आदमी गुस्से में उसे धक्का देता है और वो कांच पर गिरने ही वाली थी
जब अज़ुसा अंदर आकर उसे बचा लेता है और उसकी जगह खुद चोट खा जाता है। अज़ुसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो अपने मैनेजर को बताता है कि डॉक्टर ने उसे कुछ समय आराम करने की सलाह दी है। उसके भाई बस इतना चाहते हैं कि वो और मात्सुरी सुरक्षित हों। मात्सुरी बताती है कि यामातो उसे जल्दी हॉस्पिटल ले गया था और डॉक्टर ने उसके घाव का इलाज कर दिया, इसलिए वो ठीक है। अज़ुसा उन्हें बताता है कि वो कंपटीशन तक ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तभी उनका मैनेजर सभी को चौंका देता है कि वे उनका नाम वापस ले लेंगे और अवार्ड प्रिज्म को दे देंगे। अज़ुसा मना कर देता है। वो जोर देकर कहता है कि वो परफॉर्म करेगा और अवार्ड जीतेगा। वो इसे किसी और को नहीं जाने देगा। यामातो उसे मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि गरिमा के साथ पीछे हटना फेल होकर अपने फैंस को निराश करने से बेहतर है, लेकिन अज़ुसा अपनी बात पर अड़ा रहता है। सभी चले जाते हैं और मात्सुरी भी जाने ही वाली थी, लेकिन अज़ुसा उसे रोक लेता है। वो उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है। वो मना कर देती है, कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रुकना चाहती क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देती है, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल भी पहुँचा दिया। अज़ुसा उसे बताता है कि वो भी समस्याएं खड़ी करता है और लोग जो उसकी अच्छी छवि देखते हैं वो सिर्फ उसका एक पहलू है। हकीकत में उसमें भी कमियां हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो स्टेज पर खड़ा होगा और उसे साबित करेगा कि उसकी असली जगह उसके साथ ही है। वो उसे बताती है कि वो अभी भी बीमार है और परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अज़ुसा उससे उस पर भरोसा करने को कहता है। वो अपना हिस्सा पूरा करेगा, स्टेज पर खड़ा होगा और इनाम जीतेगा। मात्सुरी उसके साथ रुकने और उसका साथ देने का फैसला करती है। वो उसे पूरी कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे गले मिलते हैं। इसी बीच उसके भाई अपने मैनेजर और मुख्य प्रोड्यूसर को कंपटीशन में रहने की अनुमति देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर पहले तो मना कर देता है, लेकिन तभी प्रिज्म आता है और अनुरोध करता है कि टेरुज़ेटो को भाग लेने दिया जाए ताकि वे जैसा प्लान था ऑनर के साथ कंपटीशन कर सकें। वे तब तक अनुरोध करते रहते हैं जब तक प्रोड्यूसर मान नहीं जाता। हारुका और मासाटो अपने परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जबकि मात्सुरी उन्हें फिल्माती है ताकि अज़ुसा दूर से ही ट्रेनिंग को फॉलो कर सके। अपनी हालत के बावजूद अज़ुसा जितना हो सके उतनी ट्रेनिंग करता है। प्रिज्म भी अपने परफॉर्मेंस की तैयारी जारी रखता है। आखिरकार परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। अज़ुसा अपनी चोट को बांध लेता है। ग्रुप मात्सुरी से बैकस्टेज से देखने को कहता है, ये बताते हुए कि उसकी मौजूदगी उन्हें प्रेरित करती है। वो इमोशनल हो जाती है और मान जाती है। प्रिज्म पहले परफॉर्म करता है और भीड़ उनके नाम का जोर जोर से चिल्लाते हुए एक्साइटेड हो जाती है। उनके खत्म करने के बाद टेरुज़ेटो की बारी आती है। वे मात्सुरी को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें करीब आने और झगड़ना बंद करने में मदद की। वे पूरी तरह से तैयार थे और स्टेज पर कदम रखते हैं। वे तीनों बिल्कुल तालमेल के साथ परफॉर्म करते हैं जब तक कि अचानक अज़ुसा घुटनों के बल नहीं गिर जाता। उसके भाई भी गिर जाते हैं, इसे कोरियोग्राफी का हिस्सा बना देते हैं। परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि प्रिज्म भी उन्हें अप्रिसिएशन से देखता है। मात्सुरी गर्व से देखती है। परफॉर्मेंस के बाद वो उनकी तारीफ करती है और बताती है कि वे कितने अद्भुत थे। अज़ुसा उसे घर ले जाता है और वे आखिरकार साथ रहने का फैसला करते हैं। वो उनके प्यार और करियर की रक्षा करने और एक बड़ा स्टार बनने के लिए पूरी कोशिश करने का वादा करता है। मात्सुरी खुशी से झूम उठती है और उसे प्रोत्साहित करती है। आखिरकार इतनी चुनौतियों को पार करने के बाद वे साथ थे, लेकिन प्यार के बल पर उन्होंने सभी पर विजय पाई। और इसके साथ ही सीरीज का अंत हो जाता है। इस तरह के और ड्रामा के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि इससे और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।